गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। आज के लेक्चर में तो हम केवल ये देखेंगे ग्रीवेंस प्रोसीजर, लेकिन हम देख लेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है। जनरली होता क्या है ना, हम ये दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, ग्रीवेंस प्रोसीजर और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड तो हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्या मेन डिफरेंस है दोनों में? देखो, ग्रीवेंस का क्या मतलब है? कोई भी दुविधा, व्यथा, शिकायत। ग्रीवेंस प्रोसीजर में क्या है ना, ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवेंस है, कुछ शिकायत है, तो वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके मैनेजमेंट तक अपने प्रॉब्लम को पहुंचा सकता है, ये सब हम पढ़ते हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर में। और ये ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर क्या है? ग्रीवेंस का मतलब आपको पता है, शिकायत। रिड्रेसल का क्या मतलब है? सॉल्व करना। तो अगर ग्रीवेंस है आपके एम्प्लॉयज को, तो उसको रिड्रेस करने का काम कौन करेगा? जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो करेंगे, जो आपका मैनेजमेंट है वो करेंगे, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर जो है, ये हो गया आपका एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से, और जो ग्रीवेंस प्रोसीजर है ना, ये हो गया एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है? यहाँ पे मेन रोल किसका होगा? एम्प्लॉय का। और इसमें मेन रोल किसका होगा? एम्प्लॉयर का। इसमें क्या है, जो शिकायत है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम होता है, और इसमें क्या है, जो शिकायत है उसको सॉल्व करने का काम होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों में पहले क्या होगा, तो पहले तो जो शिकायत है वही होगी। कोई भी एम्प्लॉय पहले अपने शिकायत को लेके आएगा, और इसके बाद जो आएगा प्रोसेस आपका, वो आएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का काम, ठीक है, ये मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। देखो, there is a difference between a grievance procedure and a grievance redressal procedure, but they are closely related है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। जो आपका ग्रीवेंस प्रोसीजर होता है, ये किसके साइड से होता है? अभी आपने सुना ना, किसके तरफ से है? ये एम्प्लॉय के साइड से है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर जो है, ये किसके तरफ से है? ये एम्प्लॉयर के साइड से होता है। इसमें क्या है, हाउ टू फिक्स द कंप्लेंट। जो शिकायत आई है उसको फिक्स कैसे किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा। और ये ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है? हाउ टू कंप्लेन, शिकायत कैसे की जाएगी। तो दोनों में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो शिकायत आएगी, सबसे पहले आपका ग्रीवेंस प्रोसीजर होगा, और इसके बाद जो है वो होगा ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। शिकायत के समाधान का काम किया जाएगा इसमें, ठीक है। देखो, कुछ डिफरेंस भी है यहाँ पर लिखा हुआ, देखेंगे हम इसको। ग्रीवेंस प्रोसीजर में फोकस क्या होता है आपका? एम्प्लॉयज फॉलो टू रेज ए कंप्लेंट। एम्प्लॉय ग्रीवेंस प्रोसीजर को फॉलो करता है, क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपनी शिकायत को रेज करना है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है इसको, रिड्रेसल प्रोसीजर को। क्यों? क्योंकि उसको जो शिकायत आई हुई है, जो कंप्लेंट आया हुआ है, उसको सॉल्व करने का काम करना है, ठीक है। देखो, इसमें जो मेन यूजर है, यहाँ है मेन यूजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर में मेन यूजर कौन होगा? अभी आपने पढ़ लिया है, एम्प्लॉय होगा, और इसमें मेन यूजर जो है वो कौन होगा? मैनेजमेंट होगा। क्लियर है? इसके स्कोप में क्या है, देखो, अबाउट हाउ टू रिपोर्ट अ ग्रीवेंस। अगर कोई शिकायत है तो उसको किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा, इसमें बातें आती है रेजिंग द इशू, और इसमें क्या होगा? सॉल्व करने का काम होगा। अबाउट हाउ टू एड्रेस, एड्रेस करना मीन्स सॉल्व करना, समाधान करना। एंड सेटल द ग्रीवेंस, इसमें क्या आएगा? सॉल्व करने का काम आएगा। इसमें क्या होता है ना, ग्रीवेंस प्रोसीजर में, इसमें मीटिंग्स होता है, अपील्स होता है। और अगर रिड्रेसल प्रोसीजर की हम बात करें, तो इसमें मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपका मेन डिफरेंस था, किसमें किसमें? ग्रीवेंस प्रोसीजर में और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर में। ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, किसकी तरफ से होगा ये? एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर? ग्रीवेंस प्रोसीजर है तो एम्प्लॉय की तरफ से होगा। इसका मतलब आपने देख ही लिया है ऊपर, उसके बाद और भी थोड़ा सा डील के साथ हम पढ़ते हैं इसको। देखो क्या है ना, ए ग्रीवेंस प्रोसीजर इज एन ऑफिशियल प्रोसेस। क्योंकि अब जो है ये एम्प्लॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितना भी काम यहाँ पे होता है ऑफिशियली होता है। ये एक आपका ऑफिशियल प्रोसेस है। कौन यूज करेगा? यूज्ड बाय एन एम्प्लॉय, या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज भी यूज करते हैं, ठीक है। टू रेज कंप्लेंट्स, क्यों करेंगे? अपनी शिकायत को रेज करने के लिए। कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब पता है? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। इशूज, प्रॉब्लम, इसी को आप क्या बोलते हो? कंसर्न्स बोलते हो। या फिर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है विद देयर एम्प्लॉयर, किसके साथ प्रॉब्लम होगा? एम्प्लॉयर के साथ, मैनेजमेंट के साथ। एंड सीक अ रिजोल्यूशन, और जो समाधान है उसको देखने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है। इट एंश्योर्स that issues are handled fairly, transparently and in a structured
वे। ये जो है आपका ग्रीवेंस प्रोसीजर, ये एंश्योर्स करता है जो भी इशूज है एम्प्लॉयज को, उसको फेयरली देखा जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी बायसनेस नहीं होगा, ट्रांसपेरेंटली देखा जाएगा और एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अगर किसी भी एम्प्लॉयज को ग्रीवेंस है तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके वो अपने प्रॉब्लम को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, क्या क्या काम वो कर सकता है। सबसे पहले देखो, अगर किसी भी एम्प्लॉय को ग्रीवेंस हो रहा है, शिकायत हो रही है, सबसे पहले तो क्या करेगा, इनफॉर्मल डिस्कशन करेगा। इनफॉर्मल का मतलब देखा जाए तो अनऑफिशियली। इसमें क्या है ना, अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसके कोवर्कर्स ने या फिर उसके मैनेजर्स ने कुछ गलत शब्द बोल दिए, कुछ एब्यूसिव वर्ड का उसके लिए यूज कर लिया, या फिर हेरासमेंट उसका कर दिया। जैसे हेरासमेंट कल आपने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, जो आपने देखा था। अब वो आपका वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, किसी भी तरह से अगर हेरासमेंट हुआ है तो जिस एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हुआ है वो डायरेक्ट अपने कोवर्कर से बात कर सकता है कि भाई तुमने ऐसा ऐसा जो व्यवहार किया मेरे साथ वो मुझे पसंद नहीं आया। वो अपने दूसरे अपने मित्रों को बोल सकता है, कलीग्स को बोल सकता है कि देखो भाई जो ऐसा है, मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ है, बैड बिहेव हुआ है। तो वो एक बार आकर के सामने वाला केवल एक सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, तो फिर आगे कोई भी एक्शन मैं नहीं लूंगा। तो इसमें क्या है ना, ये इनफॉर्मल डिस्कशन है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय ट्राइज टू रिजॉल्व द इशू इनफॉर्मली। जो एम्प्लॉय है जिनको ग्रीवेंस हुआ है वो कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो इनफॉर्मली तरीके से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए विद देयर इमीडिएट सुपरवाइजर और मैनेजर। अगर सुपरवाइजर के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर मैनेजर के साथ अगर उनको कुछ समस्या हुई है, कोई दिक्कत आई है, तो वो चाहेंगे कि बस वो सामने वाला आकर के एक बार सॉरी बोल दे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इनफॉर्मली तरीके से समस्या का समाधान कर दे, तो अगले स्टेप पे फिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो इनफॉर्मल डिस्कशन ही होता है। अब आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या सीधे आप पहुंच जाते हो कोर्ट कचहरी केस करने के लिए? ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले ना आप इनफॉर्मली डिस्कशन ही करते हो, और देखा जाए तो सही तरीका यही है, सबसे पहले आपको इनफॉर्मल डिस्कशन ही करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर धीरे धीरे अपने स्टेप को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर इनफॉर्मल डिस्कशन से समस्या का समाधान हो गया तब तो ठीक है, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनफॉर्मल से भाई नहीं माना सामने वाला, या फिर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब जो है इनफॉर्मल के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। फॉर्मल रिटेन ग्रीवेंस, जिस एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हुआ था वो अब लिखित में मैनेजमेंट के पास कहेगा कि भाई हमें फलाना के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। इफ इनफॉर्मल एफर्ट्स फेल, अगर ये फेल हो जाता है ना, ये इनफॉर्मल डिस्कशन अगर फेल हो जाता है, उसके बाद द एम्प्लॉय सबमिट्स ए रिटेन कंप्लेंट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, सबमिट करेगा रिटेन में, यानी कि लिख करके अपनी शिकायत को, अपने प्रॉब्लम को बताएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको, और डिजायर्ड आउटकम कि आप क्या चाहते हो, यानी कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, रिजल्ट में वो क्या चाहता है, वो सारी बातें लिख करके अपने मैनेजमेंट को या फिर अपने एम्प्लॉयर को देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करने का काम होगा। अब इन्वेस्टिगेट करने का काम कौन करेगा, जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो करेंगे, एम्प्लॉयर या फिर एचआर। और ना इसके लिए ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए ना डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करने का काम करेंगे। ग्रीवेंस बाय गैदरिंग फैक्ट्स, गैदर करना मीन्स इकट्ठा करना, जो भी फैक्ट्स है इनके प्रॉब्लम से रिलेटेड, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस फैक्ट्स को गैदर करेंगे। इंटरव्यूइंग पीपुल इन्वॉल्व्ड, जितने लोग शामिल थे इसमें, इस ग्रीवेंस में। अब एक तो ये हो गए आपके एम्प्लॉय जिनको प्रॉब्लम है, और जितने लोगों से इनको प्रॉब्लम हुई थी, जिन लोगों से इनको प्रॉब्लम हुई थी, वो सबका फिर क्या होगा, इंटरव्यूइंग पीपुल इन्वॉल्व, उन सबसे फिर बातचीत की जाएगी। एंड रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स, और जितने डॉक्यूमेंट्स ये एम्प्लॉय जो है सबमिट किए हैं अपने रिटन कंप्लेंट के साथ, वो सबको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद फिर एक मीटिंग बैठाई जाएगी, ग्रीवेंस मीटिंग होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होगा। अब फॉर्मल मीटिंग क्यों होगा, देखो ये वाला जो काम था ना आपका इनफॉर्मल वाला, वो यहीं पे खत्म हो गया। इनफॉर्मल तरीके से समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब आप फॉर्मल पे आ गए हैं। फॉर्मल में आपने लिखित में दे दिया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब फॉर्मल तरीके से जो है वो मीटिंग बैठाई जाएगी। ठीक, ए फॉर्मल मीटिंग, एक क्या होगा आपका फॉर्मल मीटिंग होगा, इज हेल्ड वेयर द एम्प्लॉय प्रेजेंट्स देयर केस, एम्प्लॉय जो है अपने केस को फिर यहाँ पे बताएगा।
दे मे बी अलाउड टू ब्रिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे ना एम्प्लॉय अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी लेके आ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय के कलीग हो सकते हैं। कलीग आप किसको बोलते हो? जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं। या फिर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब मीटिंग होने के बाद डिसीजन लेगा आपका जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिसीजन लेगी और आउटकम यहाँ पे मिलेगा। आउटकम यानी कि रिजल्ट यहाँ पे बताया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एविडेंस, जितने भी सबूत हैं सब कंसिडर करने के बाद जो आपका एम्प्लॉयर है मेक्स अ डिसीजन। एम्प्लॉयर क्या देगा अपना, ये जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर जो है वो अपना डिसीजन दे देगा। डिसीजन देने के बाद फिर इसको कम्युनिकेट करेगा किसके पास? जो एम्प्लॉयज हैं जिनको प्रॉब्लम हुआ था, ग्रीवेंस जिनको हुआ था, उनके पास कम्युनिकेट कर देगा। और कैसे करेगा? इन राइटिंग। अब कहोगे राइटिंग में क्यों? भाई देखो, जो उसने अपनी शिकायत को दिया था ना, यहाँ पे ये फॉर्मल वाले में, यहाँ फॉर्मल जो अपनी शिकायत को दिया था ना, वो रिटेन में ही दिया था। है यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट्स ए रिटेन कंप्लेंट। तो जब आपके पास कंप्लेंट रिटेन में आया तो आप जो अपना डिसीजन दोगे, अपना जो रिजल्ट दोगे ना, यानी एम्प्लॉयर जो अपना रिजल्ट सुनाएगा, अपना डिसीजन सुनाएगा, वो भी राइटिंग में ही देगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी एक्शंस टू बी टेकन, जिनके वजह से प्रॉब्लम हुआ है एम्प्लॉयज को, अगर उसके लिए कुछ एक्शन लेना है तो फिर उस एक्शन को भी मेंशन किया जाएगा इसके डिसीजन में, एम्प्लॉयर के डिसीजन में। ठीक है, अगर यहां तक मामला सलट गया तब तो ठीक। अगर यहां तक भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है कि नहीं, जो एक्शन लिया जाना चाहिए मेरे एंटी पार्टी के खिलाफ वो एक्शन लिया ही नहीं गया, तो अब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो और आगे जा सकता है। आगे कहां जाएगा? अब सीधे वो पहुंचेगा अपील में। ठीक है, अपील में क्यों पहुंचेगा? क्योंकि यहां तक जो एम्प्लॉयर अपना डिसीजन दिया, अपना रिजल्ट सुनाया, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है तब जाकर के वो अगले स्टेप पे जाएगा, अपील में जाएगा। देखो क्या है लिखा हुआ, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई नहीं होता है विद द आउटकम, आउटकम ये कौन सा वाला है? यही जो एम्प्लॉयर दिया था यहाँ पे, है ना, द एम्प्लॉयर मेक्स अ डिसीजन एंड कम्युनिकेट्स इट इन राइटिंग। एम्प्लॉयर जो डिसीजन सुनाया था, जो आउटकम दिया था, जो रिजल्ट दिया था, अगर इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है, दे कैन अपील। अब उसके बाद वो अपील में जा सकते हैं। ए डिफरेंट मैनेजर और पैनल टिपिकली हैंडल्स द अपील फॉर इम्पार्शियलिटी। यहाँ पे कोई भी भेदभाव होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पे क्या है ना, डिफरेंट मैनेजर होते हैं या फिर आपका अलग एक पैनल होता है, ताकि जो भी ग्रीवेंस है एम्प्लॉयज का उसको सॉल्व किया जा सके। और अब कहोगे इसके बाद क्या होगा? फिर ये अपील में जो जाएंगे एम्प्लॉय, अब ये इसके बाद फाइनल रिजोल्यूशन आएगा। ये अपील में जो भी डिसीजन लिया जाता है आफ्टर द अपील, अपील के बाद द डिसीजन जो है, द डिसीजन मेड इज यूजुअली कंसिडर्ड फाइनल। अब यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको बदलना नहीं है, वो डिसीजन जो है आपका फाइनल डिसीजन होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार वापस से हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आप क्या देखे हो? ग्रीवेंस प्रोसीजर किसके तरफ से होगा? एम्प्लॉय के तरफ से। और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर ये किसके तरफ से होगा? एम्प्लॉयर के तरफ से। ये दोनों में पहले क्या होगा? सबसे पहले तो एम्प्लॉय अपनी शिकायत को लेके आएगा, तो पहले होता है आपका ग्रीवेंस प्रोसीजर, और इसके बाद क्या होगा? ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर में क्या होता है? कंप्लेन को रेज करने का काम किया जाता है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर में कंप्लेन को रिड्रेस करने का काम किया जाता है। रिड्रेस करना मतलब सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? एम्प्लॉय का, और यहाँ पे मेन रोल जो है एम्प्लॉयर या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट का होता है। ठीक, ये सब आपने देख लिया। इसके बाद हाँ, इसमें जो प्रोसेस है, ये मीटिंग्स होगा, अपील्स होगा, ये आपने अभी देखा भी। और जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर है, इसमें क्या है? इन्वेस्टिगेशन, करेक्टिव एक्शन, कम्युनिकेशन है। ग्रीवेंस प्रोसीजर ये एम्प्लॉय के साइड से होता है या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के साइड से होता है। क्यों होगा? अपने कंप्लेंट को, कंसर्न्स को, कोई डिस्प्यूट है उसको रेज करने के लिए होगा। ठीक है, स्टेप्स में आपने क्या देखा? सबसे पहले क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से मामला अगर सुलझ गया तब तो बहुत अच्छा, और नहीं सुलझा तो फिर अगले स्टेप में जाएंगे फॉर्मल। फॉर्मल में क्या करोगे? सबसे पहले लिख करके दोगे, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद मीटिंग बैठाई जाएगी, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जो मैनेजमेंट है, वो अपना डिसीजन सुनाएगा, अपना रिजल्ट सुनाएगा। अगर यहाँ तक सेटिस्फाई हो तब तो ठीक है, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है एम्प्लॉय तो फिर वो आगे अपील में जाएगा, और जो अपील का डिसीजन होगा उसको फाइनल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद जो आपका ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।